तो आज बात करते हैं एक शब्द की जो टेक की दुनिया में मतलब हर जगह सुनाई देता है, डॉकर। सब कहते हैं कि इसने गेम बदल दिया, क्रांति ला दी। पर सवाल ये है कि ऐसा क्या जादू है इसमें, और ये हमारी पुरानी वर्चुअल मशीनों यानी वीएम्स से अलग कैसे है। आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारे पास एक तकनीकी किताब के कुछ हिस्से हैं जो इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं है। इसके पीछे एक पूरी कहानी है जो डेवलपर्स की रोज की सिरदर्दी से शुरू होती है। सालों से हम वर्चुअल मशीनें यानी वीएम्स का इस्तेमाल कर रहे थे और वो अपने आप में एक बड़ी छलांग थी, लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएं थीं और उन्हीं सीमाओं से कंटेनर्स और फिर डॉकर का जन्म हुआ। हाँ, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। वीएम्स के साथ असल में दिक्कत क्या थी? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक ही कंप्यूटर पे कई अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना। थ्योरी में तो शानदार था, लेकिन असलियत में काफी बोझिल था। हमारे नोट्स में इसका जिक्र है। हर वीएम अपने आप में एक पूरा का पूरा कंप्यूटर थी। मतलब उसे अपना वर्चुअल सीपीयू, वर्चुअल रैम, स्टोरेज और सबसे जरूरी एक पूरा का पूरा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता था। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़े घर के अंदर आप कई छोटे छोटे पूरे घर बना रहे हैं, हर घर अपनी नींव, अपनी दीवारों, अपनी छत के साथ। और जाहिर है हर नए घर को बनाने में बहुत सारा सामान और मेहनत लगती होगी, मतलब बहुत सारे सिस्टम रिसोर्स। बिल्कुल। एक सामान्य वीएम को शुरू होने में कई मिनट लग जाते थे, क्योंकि उसे एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करना होता था और वो गीगाबाइट्स में जगह लेती थी। अब सोचिए, आप एक डेवलपर हैं और आपको अपने कोड में बस एक लाइन बदलकर उसे टेस्ट करना है, और उस एक लाइन के टेस्ट के लिए आपको 5 मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा है। दिन में अगर आपने 50 बार ऐसा किया तो कितना समय बर्बाद हुआ। ये बहुत धीमा और महंगा सौदा था। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है। तो फिर कंटेनर्स ने ऐसा क्या अलग किया? उन्हें लाइट वेट कहा जाता है, इसका क्या मतलब है? यहीं पर असली बदलाव आया। कंटेनर्स ने उस घर के अंदर घर वाले मॉडल को बदल दिया। उन्होंने कहा, हमें पूरी नींव और दीवारें दोबारा क्यों बनानी है जब हम एक ही बिल्डिंग में अलग अलग अपार्टमेंट बना सकते हैं। कंटेनर आपकी होस्ट मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को साझा करते हैं, तो वे पूरे हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करने के बजाय सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइज करते हैं। एक मिनट, अगर सभी कंटेनर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल शेयर कर रहे हैं तो क्या इसमें सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है? क्या एक कंटेनर दूसरे के डेटा में झांक सकता है या उसे खराब कर सकता है? ये तो एक ही बिल्डिंग में रहने वाले पड़ोसियों जैसा हुआ, जिनके बीच सिर्फ एक पतली दीवार हो। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसी के समाधान ने कंटेनर्स को इतना सफल बनाया है। लिनक्स कर्नल में कुछ शानदार टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे नेम स्पेस और कंट्रोल ग्रुप्स, मतलब सी ग्रुप्स। नेम स्पेस सुनिश्चित करते हैं कि हर कंटेनर को ऐसा लगे कि वो अकेला ही सिस्टम पर चल रहा है। उसे अपने खुद के प्रोसेस, अपना नेटवर्क, अपने यूजर्स दिखते हैं, वो दूसरे कंटेनरों को देख ही नहीं सकता। और सी ग्रुप्स ये तय करते हैं कि कोई भी एक कंटेनर सारे रिसोर्स जैसे सीपीयू या मेमोरी पर कब्जा न कर ले। तो वो दीवार पतली नहीं बल्कि पूरी तरह से साउंड प्रूफ और सुरक्षित है। इसी वजह से कंटेनर सेकंडों में बल्कि मिली सेकंडों में शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कंटेनर्स का आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर इसे असलियत में इस्तेमाल करना कितना मुश्किल था, क्योंकि आइडिया तो पहले भी था। यहीं पर डॉकर की एंट्री होती है ना। कंटेनर टेक्नोलॉजी लिनक्स में सालों से मौजूद थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करना बहुत जटिल था। वो सिर्फ कुछ माहिर लोगों के बस की बात थी। डॉकर ने आकर उसे इतना आसान बना दिया कि कोई भी डेवलपर उसे इस्तेमाल कर सकता है। और उसने जो सबसे बड़ी समस्या हल की, वो हर डेवलपर का दुस्वप्न है। अरे, ये मेरी मशीन पर तो चल रहा था। हाँ, ये लाइन तो आईटी की दुनिया का राष्ट्रगान है। डेवलपर कुछ बनाता है, अपनी मशीन पर सब ठीक चलता है। जैसे ही वो कोड ऑपरेशंस टीम को देता है, प्रोडक्शन सर्वर पर सब कुछ टूट जाता है। और फिर शुरू होती है बहस। और वो बहस इसलिए होती थी क्योंकि डेवलपर की मशीन और प्रोडक्शन सर्वर का माहौल बिल्कुल अलग होता था। शायद डेवलपर के पास पाइथन का वर्जन 3.8 था और सर्वर पर 3.6, या कोई लाइब्रेरी मिसिंग थी। डॉकर ने इस बहस को एक चीज से खत्म कर दिया, डॉकर फाइल। ये एक साधारण सी टेक्स्ट फाइल है जो किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जरूरी हर चीज की रेसिपी या ब्लूप्रिंट की तरह है। रेसिपी मतलब इसमें क्या क्या लिखा होता है? सब कुछ, कि बेस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, जैसे उबुंटू, कौन कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल करने हैं, कोड की फाइलों को कहाँ कॉपी करना है, कौन से नेटवर्क पोर्ट खोलने हैं, और आखिर में एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए कौन सी कमांड चलानी है।
एक एक स्टेप। अब डेवलपर इसी डॉकर फाइल का इस्तेमाल करके एक इमेज बनाता है जो उस एप्लीकेशन और उसके पूरे माहौल का एक पैकेज या स्नैपशॉट है। और फिर वही इमेज प्रोडक्शन सर्वर पर भी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। अब ऑपरेशंस टीम को कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस वो इमेज लेनी है और उसे चला देना है। क्योंकि माहौल अब इमेज के अंदर बंद है, इसलिए जो डेवलपर की मशीन पर चला वो गारंटीड प्रोडक्शन में भी चलेगा। ये सिर्फ डेवलपर की सिरदर्दी कम नहीं करता, इसका सीधा असर बिजनेस पर पड़ता है। सोचिए, एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी में अगर कोई बग प्रोडक्शन में चला जाए तो हर मिनट लाखों का नुकसान हो सकता है। डॉकर की वजह से जो टेस्टिंग और प्रोडक्शन का माहौल एक जैसा होता है, उसने कंपनियों को करोड़ों रुपए के नुकसान से बचाया है। ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इससे डेवलपर का काम बढ़ नहीं जाता? अब उसे कोड लिखने के साथ साथ ये डॉकर फाइल भी मैनेज करनी पड़ेगी। क्या ये एक और सिरदर्द नहीं है? शुरुआत में ऐसा लग सकता है, एक नई चीज सीखने में समय लगता है, लेकिन अगर आप फायदे देखें तो ये बहुत छोटा निवेश है। मुझे याद है, डॉकर से पहले एक प्रोजेक्ट पर हम काम कर रही थी। एक नए डेवलपर को सिस्टम सेटअप करने में 3 दिन लग गए थे, क्योंकि उसकी मशीन पर जावा का वर्जन अलग था और कुछ सिस्टम लाइब्रेरीज भी मेल नहीं खा रही थी। आज वही काम डॉकर रन कमांड से 5 मिनट में हो जाता है। तो शुरू में लगे कुछ घंटे आपको बाद में हफ्तों की मेहनत और सिरदर्दी से बचाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक डॉकर फाइल लिखी और उससे इमेज बना ली। अब उस इमेज का क्या होगा? क्या वो बस मेरे लैपटॉप पर रहेगी? टीम के दूसरे लोग उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर डॉकर रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आता है। रजिस्ट्री एक तरह से इन इमेजेस का गोदाम या लाइब्रेरी है। आप अपनी बनाई हुई इमेज को इस रजिस्ट्री पर पुश कर सकते हैं और फिर कोई भी जिसे इजाजत हो वो उसे वहां से पुल करके इस्तेमाल कर सकता है। सबसे मशहूर पब्लिक रजिस्ट्री है डॉकर हब, जहां आपको हजारों तैयार इमेजेस मिल जाएंगी, जैसे MySQL डेटाबेस की, पाइथन की, Node.js की। तो मुझे हर चीज शुरू से बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस MySQL की ऑफिशियल इमेज ले सकता हूँ और अपना काम शुरू कर सकता हूँ। हाँ, और यही इसकी ताकत है। आप दूसरों के काम के ऊपर अपना काम बनाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, पब्लिक रजिस्ट्री से कोई भी इमेज इस्तेमाल करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांच लेनी चाहिए। क्या वो ऑफिशियल इमेज है? उसे कितने लोगों ने डाउनलोड किया है? क्योंकि एक गलत इमेज आपके सिस्टम में सुरक्षा का खतरा पैदा कर सकती है। इसीलिए बड़ी कंपनियां AWS, गूगल क्लाउड या अज्योर की प्राइवेट रजिस्ट्रियों का इस्तेमाल करती हैं, जहां वे अपनी खुद की जांची परखी इमेजेस को सुरक्षित रखती हैं। ये तो समझ में आता है। एक सर्विस तो चल गई, पर आजकल के ऐप्स में तो कई हिस्से होते हैं, एक डेटाबेस, एक API, एक वेबसाइट का फ्रंट एंड। इन सबको एक साथ कैसे चलाएंगे? क्या हर एक के लिए डॉकर रन कमांड बार बार चलाना होगा? नहीं, और अगर ऐसा करना पड़ता तो ये बहुत मुश्किल हो जाता। इसी समस्या को हल करने के लिए है डॉकर कंपोज। ये कमाल का टूल है। आप एक YAML फाइल में, जिसे डॉकर कंपोज YML कहते हैं, अपने पूरे एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर को लिख देते हैं। आप बताते हैं कि मेरे एप्लीकेशन में 3 सेवाएं हैं, एक वेब सेवा जो पाइथन इमेज इस्तेमाल करेगी, एक डेटाबेस सेवा जो पोस्टग्रेस इमेज इस्तेमाल करेगी और एक कैशिंग सेवा जो रेडिस इमेज इस्तेमाल करेगी। आप ये भी बताते हैं कि वे एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, कौन सा डेटा कहाँ स्टोर होगा, और फिर आप बस एक कमांड चलाते हैं, डॉकर कंपोज अप, और जादू देखिए। डॉकर कंपोज उस फाइल को पढ़ता है और आपके लिए उन सभी कंटेनरों को बना देगा, उन्हें एक नेटवर्क से जोड़ देगा और उन्हें सही क्रम में शुरू कर देगा। आपका पूरा एप्लीकेशन एक ही कमांड से चलने लगता है। ये माइक्रो सर्विसेज जैसे जटिल आर्किटेक्चर को मैनेज करने को मतलब बच्चों का खेल बना देता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल दुनिया में ये सब कैसा दिखता होगा? हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें गो भाषा में बनी एक माइक्रो सर्विस का उदाहरण है जो RabbitMQ के साथ काम करती है। इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, RabbitMQ, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? हाँ, ये एक क्लासिक और बहुत ही शक्तिशाली पैटर्न है। माइक्रो सर्विसेज का मतलब है एक बड़े काम को छोटे छोटे स्वतंत्र कामों में बांट देना। इस उदाहरण में हमारे पास 3 सेवाएं हैं जो डॉकर कंपोज YAML फाइल में बताई गई हैं। पहली है RabbitMQ। ये एक मैसेज ब्रोकर है, इसे आप एक पोस्ट ऑफिस समझिए। दूसरी सेवा है प्रोड्यूसर। ये गो में लिखी हमारी API है। जब कोई यूजर कोई रिक्वेस्ट भेजता है, मान लीजिए एक नया ऑर्डर प्लेस करो,
तो ये एपीआई उस ऑर्डर की डिटेल्स का एक मैसेज बनाती है और उसे RabbitMQ यानी पोस्ट ऑफिस में डाल देती है। और तीसरी सेवा है कंज्यूमर। ये भी गो में लिखी एक अलग सर्विस है। इसका काम है लगातार पोस्ट ऑफिस चेक करते रहना। जैसे ही कोई नया मैसेज आता है, ये उसे उठाती है और उस पर काम करती है, जैसे ऑर्डर को प्रोसेस करना, पेमेंट गेटवे से बात करना वगैरह। तो इसका असली फायदा क्या है? हम ये सारा काम एक ही एपीआई में भी तो कर सकते थे। उसे 2 अलग-अलग सेवाओं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में क्यों बांटा? यहाँ पर माइक्रो सर्विसेज का असली फायदा सामने आता है। सोचिए, आपकी ई-कॉमर्स साइट पर कोई बड़ा सेल चल रहा है और 1 सेकेंड में हजारों ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर आपकी एपीआई हर ऑर्डर को तुरंत प्रोसेस करने की कोशिश करेगी, तो वो बहुत जल्द ओवरलोड हो जाएगी और क्रैश कर सकती है। लेकिन इस आर्किटेक्चर में प्रोड्यूसर एपीआई का काम बहुत आसान है। रिक्वेस्ट लो और पोस्ट ऑफिस में डाल दो। ये काम बहुत तेजी से हो सकता है। वो यूजर को तुरंत जवाब दे सकती है कि हाँ, आपका ऑर्डर मिल गया है। और असली प्रोसेसिंग बाद में कंज्यूमर करता रहता है अपनी रफ्तार से। बिल्कुल, आप कंज्यूमर के कई कंटेनर चला सकते हैं ताकि वे मिलकर तेजी से काम खत्म कर सकें। अगर कंज्यूमर सेवा किसी वजह से थोड़ी देर के लिए डाउन भी हो जाती है, तो भी आपकी साइट चलती रहेगी। प्रोड्यूसर एपीआई ऑर्डर लेती रहेगी और मैसेज पोस्ट ऑफिस में जमा होते रहेंगे। जैसे ही कंज्यूमर वापस आएगा, वो उन मैसेज को प्रोसेस करना शुरू कर देगा। सिस्टम बहुत मजबूत और लचीला हो जाता है। और अगर कल को हमें ऑर्डर प्रोसेस करने का तरीका बदलना हो, तो क्या हमें पूरी एपीआई को बंद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, और यही तो इसकी खूबसूरती है। आप सिर्फ कंज्यूमर सर्विस का नया वर्जन बनाकर उसे डिप्लॉय कर सकते हैं, जबकि प्रोड्यूसर एपीआई बिना रुके यूजर से रिक्वेस्ट लेती रहेगी। सिस्टम में 0 डाउन टाइम होगा। अलग अलग टीमें स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हैं। ये तो कमाल है। तो ब्लॉकर कंपोज आप कमांड से ये तीनों कंटेनर एक साथ चलने लगते हैं, पर ये आपस में बात कैसे करते हैं? प्रोड्यूसर को कैसे पता चलता है कि RabbitMQ कहाँ है? डॉकर कंपोज उनके लिए एक निजी वर्चुअल नेटवर्क बना देता है। उस नेटवर्क के अंदर हर सेवा को उसके नाम से ही पहचाना जा सकता है। तो प्रोड्यूसर के कोड में बस ये लिखा होता है कि RabbitMQ नाम के होस्ट से कनेक्ट करो और डॉकर का नेटवर्किंग सिस्टम उसे सही कंटेनर तक पहुंचा देता है। आपको आईपी एड्रेस या पोर्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं, ये सब अपने आप हो जाता है। तो डेवलपर के लिए ये एक बहुत बड़ा सरलीकरण है। लेकिन जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, जहां लाखों यूजर्स होते हैं, क्या वहां भी डॉकर कंपोज ही इस्तेमाल होता है? डॉकर कंपोज डेवलपमेंट और छोटे मोटे डिप्लॉयमेंट के लिए बेहतरीन है, लेकिन जब आप सैकड़ों या हजारों कंटेनर्स की बात करते हैं, तब असली चुनौती शुरू होती है। अगर एक सर्वर डाउन हो जाए, तो उन पर चल रहे कंटेनरों का क्या होगा? लोड बढ़ने पर नए कंटेनर अपने आप कैसे शुरू होंगे? और यहीं से ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स जैसे कुबरनेटीज की कहानी शुरू होती है, जो डॉकर के बनाए हुए इन कंटेनर्स को बड़े पैमाने पर मैनेज करता है। कुबरनेटीज एक तरह से इन सभी कंटेनरों का ट्रैफिक कंट्रोलर, मैनेजर और डॉक्टर सब कुछ है। पर उसकी नींव में आज भी डॉकर और कंटेनर का यही सिद्धांत काम करता है। तो आज हमने VMs की दिक्कतों से शुरू करके कंटेनर्स की दुनिया में गोता लगाया और देखा कि कैसे डॉकर ने मेरी मशीन पर चलता है वाली लड़ाई खत्म कर दी। हाँ, हमने देखा कि डॉकर फाइल कैसे एक रेसिपी की तरह काम करता है, जो एक जैसा माहौल हर जगह बनाता है। फिर हमने इमेज, रजिस्ट्री और डॉकर कंपोज जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझा, जो अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक पूरा एप्लीकेशन बनाते हैं। और गो माइक्रो सर्विसेज के उदाहरण ने दिखाया कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एप्लीकेशन बनाने का एक नया, ज्यादा मजबूत और लचीला तरीका है। अंत में मुख्य बात यही है कि इसने विकास और संचालन यानी डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के बीच की दीवारों को तोड़ दिया है। अब दोनों टीमें एक ही भाषा में बात करती हैं, एक ही टूल का इस्तेमाल करती हैं, जिससे एप्लीकेशन बनाना और डिप्लॉय करना पहले से कई ज्यादा तेज और भरोसेमंद हो गया है। इसी को हम डेवऑप्स संस्कृति कहते हैं और डॉकर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पूल नहीं है, ये काम करने का एक नया तरीका है। हमारे स्रोतों में ये भी बताया गया है कि अगले अध्याय में माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की तुलना मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से की जाएगी। और ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है, क्या हमेशा छोटी स्वतंत्र सेवाओं में एप्लीकेशन को तोड़ना ही बेहतर होता है, या कभी-कभी एक बड़ी एकल इकाई जिसे मोनोलिथिक एप्लीकेशन कहते हैं ज्यादा मायने रखती है? शायद हर समस्या के लिए एक ही समाधान नहीं होता।